नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीलिम्स पार यूट्यूब चैनल पर। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं यूपीएससी को कवर करते हुए फिजिकल ज्योग्राफी। हमने अपनी फिजिकल ज्योग्राफी के काफ़ी सारे टॉपिक को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट कर लिया है। उसमें भी अब हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंतिम पड़ाव पर हैं। अगर यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से कवर किया गया है, उसको आप जाकर ज़रूर देखिएगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है, ये हम लास्ट लास्ट के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, है ना। इसका पहले भी जिक्र हमने प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में किया था, जब मैंने आपसे ये कहा था कि हम इसे थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे जाकर, है ना। तो आज वही दिन है कि आज हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को कवर करना है। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, तो इसको हम जितनी जल्दी हो सके कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमारा एक टॉपिक और रह जाएगा, कौन सा? जो सागर प्रसरण नितल सिद्धांत है वो बच जाएगा। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट नेक्स्ट ज्योग्राफी के टॉपिक में जाएंगे, जो हमारा होगा क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें बहुत मजा आने वाला है। बहुत शानदार तरीके से हम उसमें क्लाइमेटोलॉजी के कंसेप्ट्स देखेंगे। तो बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तो चलिए आज की हम अपनी पढ़ाई करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, आज हमें देखना है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो जिस तरीके से अभी तक हमने अपने टॉपिक्स कवर किए हैं, उसी को आधार बनाते हुए हम अपने इस टॉपिक को भी कवर करेंगे। जैसे कि हमें इसको जानना होगा, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसका परिचय क्या है। उस परिचय में हम थोड़ी सी बात करेंगे महाद्वीपीय विस्थापन की, और साथ ही साथ इस सिद्धांत का जो विकास क्रम हुआ है वो किस तरीके से आगे बढ़ा है। और उसके बाद इसमें, इस थ्योरी में, जो एक सबसे बड़ा नाम, अगर यदि आपने पहले कभी टॉपिक कवर किया होगा या पढ़ा होगा कहीं से, तो आपको ज़रूर पता होगा वैगनर महोदय जी का। ये जो महोदय जी दिख रहे हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में माना जाता है। तो उनको देख लेंगे हम कि किस तरीके से उनने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को दिया है, उनकी मान्यताएं क्या थी, और उस मान्यताओं के आधार पर क्या सिद्धांत दिया है उनने, और इन सिद्धांतों का भी बेस क्या था। मतलब कि उनने ऐसे कौन कौन से साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जिससे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आज हमारे सामने दिखाई देती है। साथ ही साथ इतना बड़ा जो कंसेप्ट है, इसकी कुछ न कुछ आलोचनाएं तो जरूर होंगी, और उसका महत्व, साथ ही साथ उसका निष्कर्ष हम देखते हुए इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। तो इसमें हम यूपीएससी, साथ ही साथ स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स प्लस मेंस को इंटीग्रेटेड रूप से पढ़ेंगे, है ना। चलिए, तो हम अपना टॉपिक करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, जैसा कि नाम ही है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसका मतलब ही ये हो जाता है कि महाद्वीपीय भागों की स्थिरता के विरुद्ध, मतलब पहले माना गया होगा कि ये जो महाद्वीप है वो स्थिर अवस्था में है, क्योंकि वो हमें स्थानांतरित होते नजर नहीं आ रहे थे स्टार्टिंग में, जब ये थ्योरी नहीं आई थी। तो उसी, मतलब महाद्वीपीय भागों की स्थिरता के विरुद्ध गतिशीलता का जो सिद्धांत है, वो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहलाता है ना। ये जो मैंने लिखा है, महाद्वीपीय भागों का स्थिर ना होकर गतिशील होना, आपको आ गया होगा कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है। महाद्वीपीय जो भाग हैं उनका स्थिर ना होकर गतिशील होना। अब अगर यदि हम इसका देखें कि सिद्धांत का क्रम आगे कैसे बढ़ा, कैसे ये चीजें आगे बढ़ रही हैं, है ना। तो देखिए, इसमें सर्वप्रथम सर्वप्रथम योगदान दिया है एंटेनियो स्नाइडर ने। किसने? एंटेनियो स्नाइडर महोदय के द्वारा ये जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, इसमें अपना योगदान दिया गया। अगर यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सर्वप्रथम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में अपना योगदान किसने दिया, तो उनका नाम हो जाएगा क्या? एंटेनियो स्नाइडर। इसके बाद फ्रांसिस बेकन जी ने भी इसमें अपना योगदान दिया है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इसी सिद्धांत के विकास के क्रम में एक योगदान एफ बी टेलर जी ने दिया है। आया समझ में? अब होगा क्या, आप समझिए। जैसे जब हम पढ़ने के क्रम में तो भी पढ़ ले रहे हैं, लेकिन हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि इससे प्रश्न कैसे बनेगा। तो होगा क्या
क्वेश्चन लिखा रहेगा आपको कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से निम्नलिखित में से कौन कौन संबंधित हैं। तो उसमें आपको एंटोनियो स्नाइडर का नाम लिखा रहेगा, फ्रांसिस बेकन का नाम लिखा रहेगा, एफ बी टेलर का रहेगा और साथ ही साथ वेगनर महोदय जी का होगा। आया समझ में? तो आपका एक ऑप्शन और होगा उपरोक्त सभी। तो अगर यदि आपको इन दोनों तीनों चारों के नाम पता है तो आप उसको सही कर पाएंगे। तो जैसे कि आपको पहले पता चला कि सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, एंटोनियो स्नाइडर ने। उसके बाद में कुछ योगदान फ्रांसिस बेकन द्वारा दिया गया। उसके बाद एफ बी टेलर ने इस सिद्धांत को किस तरीके से दिया, आप उसको समझिए। एफ बी टेलर जी का कहना था, आप इसमें देखिएगा, स्लाइड में देखिएगा, एफ बी टेलर जी का कहना था कि जो वैश्विक स्तर पर जो पर्वतों का निर्माण है, पर्वतों का जो निर्माण है वो कहीं ना कहीं महाद्वीपों के विस्थापन को क्या करता है, व्याख्यात करता है। जैसे कि अगर यदि मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारा अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, इसी के साथ में ये हो जाएगा हमारा यूरेशिया और ये हमारा हो जाएगा अफ्रीका। आप समझने की कोशिश करना इस तरीके से, है ना। तो एफ बी टेलर जी के द्वारा ये बताया गया कि जो आपके पर्वतों का निर्माण है वो किस तरीके से हो रहा है। तो एफ बी टेलर के द्वारा जो पर्वतों का निर्माण है वो उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से, पूर्व से पश्चिम की ओर हो रहा है। जैसे कि आप समझिए, यहाँ पर आप कौन सी श्रृंखला देखते हैं इस वाले रीजन पर, तो उत्तरी अमेरिका में आप देखेंगे रॉकीज, देखते हैं ना आप यहाँ पर रॉकीज जो माउंटेन रेंज है वो यहाँ आपको दिखाई देती है। और उसके बाद में यहाँ आपको कौन सी रेंज दिखाई देती है, एंडीज पर्वत श्रेणी, है ना। तो उनका ये कहना था कि ये उत्तर से दक्षिण की ओर एक प्रकार से जो पर्वतों का निर्माण है ये कहीं ना कहीं महाद्वीपों के विस्थापन से संबंधित हो रहा है। इसी के साथ आप यहाँ देखेंगे, अगर यदि मैं यहाँ पर अपना इंडिया बना दूं तो ये वाला जो रीजन है हमारा हिमालय का हो जाएगा और यहाँ आपको कौन सा पर्वत देखने मिल जाएगा, आल्प्स देखने मिल जाएगा, है ना। यहाँ आपको आल्प्स देखने मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से आपका जो हिमालय का हिमालय से लेकर आल्प्स की ओर आ रहे हो आप, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर आ रहे हो। तो यहाँ भी आपको पर्वतों का निर्माण मिल रहा है, यहाँ भी आपको पर्वतों का निर्माण मिल रहा है। इसका कारण उनने बताया कि ये किस कारण से हो रहा है, रीजन क्या दिया उनने, उनने दिया कि जो पृथ्वी का घूर्णन है, पृथ्वी का घूर्णन प्लस, पृथ्वी का घूर्णन प्लस चंद्रमा और सूर्य का ज्वारीय बल, ज्वारीय बल, पृथ्वी का घूर्णन और सूर्य और चंद्रमा का जो ज्वारीय बल है, जिसके चलते यहाँ पर पर्वतों की संरचना देखने मिलती है। जैसे कि आपको पता होगा ये इस तरीके से यहाँ इस ओर जा रहा है ना, यहाँ पर हमारा प्रशांत महासागर है, तो यहाँ प्रशांत महासागरीय पेटी होगी और यहाँ पर आपको अटलांटिक जो महासागर है वो देखने मिल जाता है ना। तो इनका कहना था कि पृथ्वी का जो घूर्णन हो रहा है ना, पृथ्वी रोटेट हो रही है, आपने स्टार्टिंग के टॉपिक में भी समझा था कि प्लेट टेक्टोनिक्स में कि पृथ्वी का घूर्णन किस तरीके से जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके विस्थापन में योगदान देता है। तो इन्होंने भी बस वही चीजें बता दी स्टार्टिंग की कि पृथ्वी का घूर्णन और सूर्य और चंद्रमा का जो ज्वारीय बल है वो कहीं ना कहीं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से संबंधित होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं। चलिए, अब हमें देखना है जो मुख्य रूप से सबसे ज्यादा अपना योगदान दिया है, किनने, वैगनर महोदय ने। तो आप देखेंगे जो वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत है ये कब आया है, 1912 में। देखिए डेट्स तो बहुत ज़्यादा ऐसी पूछी नहीं जाती हैं एग्जामिनेशंस में, लेकिन बाय चांस कभी डेट के साथ में स्टेटमेंट दे दिया गया कि सन 1912 में अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा महाद्वीपीय सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया। तो आप वहाँ कंफ्यूज ना हो जाए कि यार 1912 था कि 1920 था या 1922 था।
इसलिए मैंने यहाँ पर डिनोट कर दिया है कि ये 1912 में दिया गया था। ठीक है? तो ये जो वैगनर महोदय जी हैं, ये एक भूगोल वेत्ता भी हैं, समझना, भूगोल वेत्ता भी हैं, भूवैज्ञानिक भी हैं, इसी के साथ में जलवायु वेत्ता भी हैं। एक प्रकार से इनको जलवायु का भी ज्ञान है, भूगोल का भी ज्ञान है और ये वैज्ञानिक भी हैं। तो इन सभी चीज़ों का जो ज्ञान इनके पास था, उसके चलते इन्होंने इस सिद्धांत को दिया। इन्होंने सबसे पहले आप समझिए, इन्होंने अवलोकन किया। अपन पूरा जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है ना, एक स्टोरी के रूप में समझेंगे और आपको सारी चीज़ें क्लियर होते जाएँगी। देखिए, इन्होंने अवलोकन किया, वो गए देखने के लिए। इन्होंने देखा कि जो महाद्वीप है ना, उनके विपरीत तटों पर समान वनस्पति और जीवाश्म के अवशेष मिल रहे हैं। समान वनस्पति और जीवाश्म के अवशेष विपरीत तटों पर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ, स्क्रीन पर देखिएगा, ये आपका जो हिस्सा है अ, उसका हो गया साउथ अमेरिका का, और ये वाला जो हिस्सा है, ये इस तरीके से हो गया अफ्रीका का। तो उनका कहना था कि ये वाले तट का, इस वाले तट में, देखिए स्क्रीन पे आप, इस वाले तट में जो वनस्पतियाँ और जीवाश्म हमें मिल रहे हैं, वही इस वाले तट पर भी हमें मिल रहे हैं। तो इन्होंने अवलोकन किया कि ऐसी कुछ चीज़ें हमें देखने मिल रही हैं। ठीक है, एक चीज़ हुई, तो उनकी उत्सुकता बढ़ गई। इसके साथ में इनने देखा अलग-अलग देशों में समान युगीन कोयले मिल रहे हैं, क्योंकि जो कोयला होता है, जो कोयला है ना? किसी पर्टिकुलर एक एनवायरनमेंट में ही बनेगा। ऐसा तो नहीं होगा कहीं पे भी बन जाएगा। ऐसा होता तो अपन को हर जगह कोयले मिलते, ऐसा नहीं होता ना। तो किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में कोयले कोयले का निर्माण हुआ होगा। तो वही उनने देखा, जैसे एग्जांपल में उनने देखा कि भारत भारत में और जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पर जिस यहाँ पर भारत में जिस समय का कोयला है, उसी समय का कोयला हमको ऑस्ट्रेलिया में भी देखने मिल रहा है। तो ये ऐसे कैसे संभव है? इससे उनकी उत्सुकता और बढ़ गई कि भैया, पहली चीज़ तो ये थी कि यहाँ पर हमको समान वनस्पति और जीवाश्म देखने मिल रहे हैं। दूसरी चीज़, समान युगीन कोयले भी अलग-अलग देशों में मिल रहे हैं, जो कि अभी वर्तमान में काफ़ी दूरी पर अवस्थित है ना? ठीक है। उसके बाद एक और उत्सुकता उनकी और बढ़ गई। उन्होंने देखा कि जो विषुवत रेखा क्षेत्र पर जो देश हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा भारत को ही मान लिया जाए। हमारा जो भारत है, अगर यदि मैं आपको यहाँ पे छोटा-सा डायग्राम बना के बताऊँ, अगर यदि मैं ये विषुवत रेखा मान लूँ, तो इस वाली जगह पर हमारा भारत अवस्थित है। एक प्रकार से विषुवत रेखा के समीप ही है ना? कर्क रेखा हमारे भारत से होकर गुजरती है, तो विषुवत रेखा के हल्के से ऊपर है। तो यहाँ पर ये जो दक्षिण का हिस्सा है ना, यहाँ दक्षिण के हिस्से में भी हिम आच्छादन के अवशेष देखे गए हैं। तो ये उत्सुकता बढ़ाने वाली चीजें हैं। ये तो एक प्रकार से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ट्रॉपिकल रीजन है। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ता है। तो यहाँ कैसे कैसे यहाँ पर हमें हिम आच्छादन के अवशेष मिल रहे हैं? तो ये जब अवलोकन उन्होंने किया, तो इससे उनके दिमाग में कुछ मान्यताएं आई होंगी। आप खुद ही सोचिए, अगर यदि आपको कहीं पे कुछ चीजें देखने मिल रही हैं, अपन सोचते हैं ना कि ये वाली चीज कैसे हुई होगी। अगर यहाँ पर किसी चीज का निर्माण हुआ, तो हम बोलेंगे, अगर यदि वहां पे कोई पौधा भी उग गया ना, तो आप ये सोचोगे यार वहां पे ना मिट्टी थी अच्छी, इसलिए वहां पौधा हो गया। साथ ही साथ वहां से पानी भी उसको मिल रहा था, इसलिए वहां पौधा हो गया। आप ऐसा कुछ विचार करोगे ना, तो सेम उनके साथ भी था। वो भी ह्यूमन बीइंग है, लेकिन साथ ही साथ वो एक भूवैज्ञानिक भी हैं और जलवायु वेत्ता भी हैं। तो उनको उस चीज का भी एक्स्ट्रा बेनिफिट है, उनको जानकारी है चीजें कैसे रेगुलेट होती हैं। तो इन अवलोकन के माध्यम से उन्होंने कुछ मान्यताएं विकसित की। समझिएगा, अब हम इन मान्यताओं को देख लेते हैं कि मान्यताएं किस तरीके से थी, है ना? मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं यहाँ पर, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। देखिए, इन अवलोकन के बाद में देखा उनने, देखने के बाद में कुछ विचार उनने अपने मन में बना लिया कि ये सारी चीजें हो रही हैं, तो ये क्यों हो रही होंगी? समझ में भी तो आना चाहिए कि यार ये सब हो रहा है तो क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कुछ मान्यताएं बना ली। उनने मान्यताएं बनाई, उनने दो पहलुओं पर विचार किया।
दो पहलुओं पर उन्होंने क्या किया, विचार किया। पहले पहलू में उन्होंने सोचा कि देखिए ऐसा हो सकता है, स्क्रीन में देखिएगा आप ना, ये है ना, इस तरीके से वर्तमान में हम डिवीजन कर देते हैं अपने पृथ्वी का कि ये हमारा 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है और ये भी 23.5 डिग्री है। और इसके ऊपर हमारा शीतोष्ण कटिबंध हमें देखने मिल जाता है। ये हमारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जाता है, ट्रॉपिकल रीजन, इक्वेटोरियल रीजन, है ना। अब आप समझिएगा, उनका कहना था, पहला उनने विचार किया, ऐसा रहा होगा कि जो महाद्वीप जहां पर हैं, समझना, जो महाद्वीप अपनी जहां पर हैं वो वहीं स्थिर रहे होंगे, वहां की जलवायु बदल गई होगी। क्या बोला उनने, पहला विचार उनने ये प्रकट किया कि प्रथम विचार में महाद्वीप स्थिर रहे परंतु जलवायु में बड़े पैमाने पर बदलाव हो गया होगा। ये उनके दिमाग में पहली बार विचार आया। कैसा हो सकता है कि भाई जहां आज गर्मी थी वहां पहले कभी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र रहा होगा या ठंडा क्षेत्र रहा होगा, जिस कारण से वहां पे हिमाच्छादन के अवशेष मिल गए, है ना। फिर उसके बाद में वापस से वहां पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आ गया, मतलब गर्म क्षेत्र आ गया। जब जब मैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलूं तो वो गर्म क्षेत्र को डिनोट करता है, और जब जब मैं शीत कटिबंध बोलूं तो वो ठंडे क्षेत्र को डिनोट करता है। ये सारी चीजें अभी हमें क्लाइमेटोलॉजी में देखने को मिलेंगी, तो अभी इस पर आप परेशान नहीं हुइएगा कि ये कौन कौन से वर्ड हैं, सारी चीजें हम समझेंगे। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि हो सकता है जो अपने महाद्वीप हैं वो वहीं पर रहे होंगे, लेकिन वहां पर जो जलवायु थी वो चेंज हो रही होगी। लेकिन जब उनने इस पर विचार किया कि यार इस तरीके से कैसे संभव है, इतना बड़े पैमाने पर चेंजेस, तो पॉसिबिलिटी कम लगती है। तो उन्होंने ये जो पहला विचार था, इसको उन्होंने एक प्रकार से अस्वीकार कर लिया, है ना। या और भी जो उनके साथ में रहे होंगे उन्होंने भी उनको सजेस्ट किया होगा कि नहीं नहीं ये जम सा नहीं रहा है। तो दूसरा विचार प्रकट हुआ, ऐसा हो सकता है क्या कि जलवायु स्थिर रही होगी। जो जलवायु आज हमें जहाँ देखने मिलती है, जैसे हमें ध्रुवों पर शीत कटिबंध देखने मिलता है, मतलब जब भी हम ध्रुवों पर जाएंगे तो वहां पर हमको ठंडी जलवायु ही देखने मिलेगी, है ना। और जब जब हम विषुवत रेखा पर आएंगे हमको यहाँ पे गर्म जलवायु देखने मिलेंगी। तो ऐसा हो सकता है कि जलवायु तो स्थिर रही होगी, जहां जो जलवायु है वो वही है, परंतु महाद्वीपों में विस्थापन हुआ होगा। वो एक स्थान से दूसरे स्थान चले गए होंगे। मतलब अगर यदि जो पहले ठंडे वाले क्षेत्र पर थे, तो वहां पर जब वो ठंडे वाले क्षेत्र पर थे तो वहां पर हिमच्छादन हुआ, तो वहां पर हिम के जो अवशेष थे वहां प्राप्त हो गए। और जब उनमें विस्थापन हुआ तो आज हम उनको विषुवत रेखा के समीप देख रहे हैं और सोच रहे हैं यहाँ पर हिमच्छादन कैसे आया। तो इस तरीके से चीजें घटित हो सकती हैं। तो ये जो दूसरा विचार था कि जलवायु स्थिर रही हो लेकिन महाद्वीपों में विस्थापन हुआ हो, इसे कर लिया गया क्या, स्वीकार। यहां तक की स्टोरी आपको क्लियर है। ये इसी तरीके से ये आंसर भी है ना। चलिए, इसके बाद में क्या देखा गया कि ये जो समस्त महाद्वीप जो हमें आज देखने मिल रहे हैं ना, ये जितने भी महाद्वीप हैं ये वर्तमान में लगभग, ये देखिए ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, डायग्राम में देखिएगा आप, इस तरीके से ये जो संपूर्ण हिस्सा है इसमें क्या है, ये जो समस्त महाद्वीप हैं एक तरीके से कौन से, कार्बोनिफेरस युग में, वर्तमान के समस्त महाद्वीप कार्बोनिफेरस युग तक आपस में जुड़े हुए थे। कब तक, कार्बोनिफेरस युग। अगर यदि आपने चैनल में जो शॉर्ट्स मैंने डाला है इन युगों का, इपोच का, अगर वो नहीं देखा तो प्लीज जाकर उसको देख लीजिए। ये इनका क्रम आपको दिमाग में सेट हो जाएगा कि कार्बोनिफेरस युग को हम कहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो कार्बोनिफेरस युग तक ये आपस में जुड़े हुए थे, जिन्हें क्या कहा जा रहा था, पेंजिया। देखिए लिखा है ना स्क्रीन पर, देखिए पेंजिया। ये सभी महाद्वीप जो आज हमें दूर दूर दिखाई देते हैं एक प्रकार से एक ही हिस्सा थे। या आप इसमें देखिए कि एक ही प्रकार का हिस्सा हमें देखने के लिए मिल जाता है। और ये जो बाजू में हमें नीला कलर दिख रहा है एक प्रकार से महासागर को डिनोट कर रहा है, जिसे हम क्या कहते थे, पैंथलासा। क्या कहते थे, पैंथलासा, है ना। तो ये हो गया पेंजिया, महाद्वीपों का जो पूरा ग्रुप था वो पेंजिया कहलाया, और जो उसका महासागर था, वृहद महासागर, वो कहलाया पैंथलासा।
इनके बीच में भी, इन महाद्वीपों के बीच में भी एक था टेथिस सी, है ना। इसका भी अभी हम जिक्र करेंगे, अभी हम बताएंगे आपको कि इसका किस तरीके से रोल आगे बढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है ना। हमने पेंजिया पैंथेलासा भी समझ लिया कि जो महाद्वीपों का पूरा ग्रुप था उसे हम पेंजिया कहते हैं, और जो वृहद महासागर था उसे हम पैंथेलासा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप इसी इमेज में देखिए, ये लिखा हुआ ऊपर आपको उत्तरी अमेरिका बोला, उत्तर में आपको यहाँ लॉरेशिया दिख रहा है, या इसे ही हम क्या कह देते हैं, अंगारा लैंड। दो भागों में इसको विभाजित करके देखा गया था कि जो पूरा पेंजिया था ये कहीं ना कहीं उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में डिवाइडेड था। तो जो उत्तरी भाग था, ये जो उत्तरी भाग था ये था अंगारा लैंड का, और ये दक्षिणी भाग था ये था गोंडवाना लैंड का हिस्सा। इस तरीके ये जो देखिए ये लिखा है ना गोंडवाना लैंड, ये लिखा हुआ गोंडवाना, तो ये सभी हिस्सा गोंडवाना लैंड के थे, और ये जो ऊपर का हिस्सा था या जो उत्तरी भाग था वो हमारा क्या कहलाता था, अंगारा लैंड या लॉरेशिया। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये वाला पॉइंट भी आपने पहले मेरे साथ कवर कर चुका है कि सियाल परत सीमा परत के ऊपर तैर रही है, ये भी एक उनने उसको बेस बनाया। जैसे कि अगर यदि मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, है ना, जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको क्लियर करने के लिए देखिए इस तरीके से ये जो हमने डिवीजन करके रखा है अपने अर्थ का, इंटीरियर अर्थ का, तो यहाँ पर हमारा क्या है, ध्रुवल मंडल क्षेत्र है, या जो मैग्मा का सोर्स वाला रीजन है एस्थेनोस्फियर। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है पूरा मेंटल है ना, मेंटल। इसे ही हम एक प्रकार से कौन सी परत कहते हैं, सीमा परत कहते हैं। ये ऊपर वाली हमारी सियाल परत है जहां हमें सिलिक और एल्यूमिनियम की प्रधानता देखने मिलती है। तो ये जो सियाल परत है इस सीमा परत के ऊपर तैर रही है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि अगर यदि आप एक ग्लास में जल भरो और उसमें कोई उसके ऊपर तैरने वाली चीजें रखो, तो ये तो पूरे टाइम लिक्विड ही है और हमारी अर्थ रोटेट हो रही है। तो जब अर्थ रोटेट करेगी, आप जब आप ग्लास को रोटेट करोगे तो आप देखोगे कि जो उसके अंदर का पानी है, जल है, वो विपरीत दिशा में रोटेट होता है ना, जिसके चलते हमारे जो महाद्वीप होते हैं वो भी रोटेट हो रहे होते हैं, मतलब कि विस्थापित हो रहे होते हैं। तो ये भी आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आपको मान्यताएं समझ में आ गई हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मान्यताओं से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन दिमाग में नहीं होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो स्टोरी यहां तक आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़े ना, चलो देखिए। अब इन मान्यताओं के आधार पर मान्यताएं बना ली भाई। सबसे पहले मैंने अवलोकन किया, अवलोकन करने के बाद में मैंने कुछ मान्यताएं विकसित कर ली कि कुछ इस तरीके से हुआ होगा। अब जब मैंने मान्यताएं विकसित कर ली हैं तो उसको एक ऑथराइजेशन भी तो देना है, तो एक सिद्धांत दिया उनने। तो इन मान्यताओं को आधार बनाकर ही उनने क्या दिया, एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। जैसे कि सिद्धांत प्रतिपादन में उनने क्या किया, सबसे पहले उनने ये देखा कि जो ये सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव लेखा ना, पहले पॉइंट को आप समझेंगे ना, फर्स्ट पॉइंट को मैं आपको समझा रहा हूं, इसको आप स्क्रीन में देखिएगा। सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव माना इनने, कैसे समझिए। कार्बोनिफ एक सेकेंड, हाँ देखिए, जो हमारा कार्बोनिफेरस युग था, इस कार्बोनिफेरस युग के अंत में और इसके कार्बोनिफेरस के अंत में एवं इसके पर्मियन युग के प्रारंभ में, ठीक है ना, ऐसा माना इनने कि कार्बोनिफेरस युग के अंत में अंत हो रहा है और पर्मियन युग का प्रारंभ हो रहा है। उस समय सूर्य और चंद्रमा का सूर्य और चंद्रमा का जो ज्वारीय बल है ना, देखिए जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है जब हम पृथ्वी पर रहते हैं और जो बल लग रहा होता है उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। लेकिन जब हम आकाशीय पिंडों की बात करते हैं उसे हम किससे डिनोट करते हैं, ज्वारीय बल से, है ना। तो वही सूर्य और चंद्रमा का जो ज्वारीय बल है, ज्वारीय ज्वारीय बल के प्रभावाधीन पेंजिया का पेंजिया का विखंडन प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ होता है। ये इनने अपने सिद्धांत में माना है, ठीक है ना, जिससे
जिससे इनकी जो विखंडित भाग है ना, विखंडित जो भाग है, विखंडित भाग एक तो आपका पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर गतिशील होता है और दूसरा विषुवत रेखा की ओर गतिशील होता है। यहाँ तक आए समझ में? क्या बोला उनने कि कार्बोनिफेरस युग के अंत में और पर्मियन युग के प्रारंभ में जो सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल, मतलब एक प्रकार से आकर्षण बल उनका बढ़ जाता है, उसके प्रभाव से ये जो पेंजिया था, एक हिस्सा था, इसमें भी क्या लगता, बल लगा, तो उसके बल के चलते इनमें विखंडन आ गया, है ना। तो विखंडित जैसे हुआ और पृथ्वी तो रोटेट हो ही रही है, वही हमने देखा कि जिस पूर्व से पश्चिम की ओर जो रोटेशन हो रहा है, तो उसके विपरीत दिशा में जो विखंडित पदार्थ है या विखंडित महाद्वीप हैं वो जाएंगे। तो इनका जो गतिशील होना किस ओर हो गया, पूर्व से पश्चिम की ओर, वे पश्चिम की ओर गतिशील हो गए और दूसरा विषुवत रेखा की ओर गतिशील हुए, जिसमें विषुवत रेखा की ओर गतिशील होना, विषुवत रेखा की ओर गतिशील होने का जो कारण इनने माना, वो माना क्या, गुरुत्व, गुरुत्व बल का प्रभाव में अंतर होना। आए समझ में? गुरुत्व बल क्या है, जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखते हैं ना, तो वहां पर हमको एक ग्रेविटेशनल एनोमली मिलती है, एक प्रकार से विषमता। मतलब ये हुआ वहां पर हर पॉइंट पर एक समान डेंसिटी नहीं है, तो अगर यदि डेंसिटी सेम नहीं है तो वहां पर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेम नहीं होगा, है ना। तो जहां पर, जैसे इनने बोला ना, गुरुत्व का प्रभाव में अंतर माना, किसका, विषुवत रेखा की ओर, तो जब ये रोटेशन भी हो रहा है, गुरुत्व का प्रभाव भी अलग अलग तरीके से लग रहा है, तो ये जो विखंडित महाद्वीप थे, ये ऊपर की ओर विषुवत रेखा की ओर भी शिफ्ट हो रहे थे। चलिए, उसी क्रम में इसी यही एक कारण था, जब हम देखेंगे कि हमारा जो भारत था वो एक प्रकार से इसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का, वो शिफ्ट होते होते इस तरीके से ये यहाँ पहुंच जाता है। आया समझ में? क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो मेरे को उम्मीद है कि आपको ये जो फर्स्ट पॉइंट था ये क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए, इसके बाद गुरुत्व का बल एवं प्लवनशीलता, गुरुत्व बल का प्रभाव मैंने बता दिया आपको, प्लवनशीलता भी समझ गए होंगे। वही प्लवनशीलता जो एक प्रकार से तैराव का नियम होता है, उसी की बात हो रही है प्लवनशीलता में। इस तरीके से ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, है ना, इसके ऊपर ये वाला हिस्सा तैर रहा है, अगर यदि ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है तो ये ऊपर वाला हिस्सा होगा वो इस तरीके से रोटेट होगा, मतलब एक प्रकार से पूर्व से पश्चिम की ओर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब इन्हीं में आप देखेंगे कि कुछ, अगर यदि मैं आंकड़े की बात कर लूं कि भैया लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व, 30 करोड़ वर्ष पूर्व पहले इनका विखंडन प्रारंभ हो गया था, है ना। और उसके बाद में लगभग 15 करोड़ वर्ष पहले, जिसे हम एक प्रकार से लगभग 15 करोड़ वर्ष पूर्व, ये जिसे हम क्या कह देंगे, इयोसीन युग, है ना। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, अगर यदि आपने ये योग ये कुछ नहीं समझा है तो एक बार वो शॉर्ट्स को देख लीजिए, छोटा सा वीडियो है, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि किसके बाद में किसका क्रम आता है और कौन कौन सी चीजें। और साथ ही साथ मैंने इसे ना, जो इंडियन माइथोलॉजी है विष्णु जी के अवतार, उसके साथ में जोड़कर बताया है इसको, तो आप जरूर देखिएगा उस वीडियो को, ठीक है ना। लगभग 15 करोड़ वर्ष पूर्व इयोसीन युग में जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है ना, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हैं, ये किस ओर गए, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर गतिशील हो जाते हैं। अब आप समझिए, अब अगर यदि ये वाला हिस्सा देखिए, फिर से देखिएगा, ये वाला हिस्सा जो था, ये वाला, यहाँ पे भी मैं इसको एक बार क्लियर करता हूँ। देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये स्क्रीन पे देखिएगा आप, ये वाला जो हिस्सा है ये इधर की ओर जाने लगी, ये वाला हिस्सा भी इधर की ओर जाने लगी। तो ये इस इतना बड़ा जो वृहद महासागर था पेंथलासा,
इसका इस जगह पर कहीं न कहीं हमको क्या देखने लगेगा? विकास देखने मिलेगा, है ना? क्योंकि पहले वहाँ महाद्वीप था, वहाँ पर शिफ्टिंग हो गई है, तो वहाँ पर हमको महासागर देखने मिलेगा। इसी क्रम में किसका विकास हो जाएगा? आपका अटलांटिक महासागर का, है ना? और इसका हमको इसी समय विस्तृत विकास भी देखने मिल जाता है। राइटिंग समझ में ना आ रही हो तो मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ उसको आप ध्यान दीजिएगा, है ना? अटलांटिक महासागर और साथ ही साथ इसका विस्तार भी हमें देखने मिल जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट में हम चलेंगे लगभग 5 से 7 करोड़ वर्ष पूर्व, कौन से काल में? प्लीस्टोसीन काल में। प्लीस्टोसीन युग में जो वर्तमान स्थिति आज हमें देखने मिलती है महाद्वीपों की, किस तरीके से, अगर यदि मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपका जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है ना? यहाँ आपका ग्रीनलैंड है, यहाँ आपको यूरेशिया आ जाता है, यहाँ आपको ये फिर ये अरब प्रायद्वीप, फिर यहाँ पे आपका इंडिया और फिर यहाँ ऑस्ट्रेलिया। ये जो महाद्वीप आज हमें वर्तमान की स्थिति, आपने मैप देखा होगा, वर्ल्ड मैप, जो हमें वर्तमान स्थिति देखने मिल रही है, ये कब की बात है? लगभग 5 से 7 करोड़ वर्ष पूर्व की। वो काल कौन-सा था? प्लीस्टोसीन युग था, ठीक है? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो हमें वर्तमान में महाद्वीपों की अवस्थिति देखने मिलती है, ये किस युग से संबंधित है? तो प्लीस्टोसीन युग से संबंधित है, ठीक है? अब एक प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट फैक्चुअल चीज़ें हो जाती हैं, वो आप समझ लीजिए। कौन-सी? सॉरी, मैंने शायद इसको गलत कर दिया है। कोई बात नहीं, ठीक है। मैं ये कह रहा था, हाँ, अब इसके लिए अपने लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन-सी हो जाती हैं, देखिएगा ज़रा, हाँ? ये। अब हमको ये जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है, इसमें कौन-कौन सी चीज़ें शामिल हैं? कौन-कौन से जो देश हैं वर्तमान में अवस्थित, उनके नाम पता होना चाहिए। कभी-कभी पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन एक गोंडवाना लैंड का भाग है? कौन एक अंगारा लैंड का भाग है या लॉरेशिया लैंड का भाग है? ठीक है? तो ईज़िली आप समझ जाइए, ये वाला अगर यदि मैं हिस्सा फिर से आपको दिखाऊँ, तो आप देखिएगा, यहाँ से ये भूमध्य रेखा खींच दी गई है ना? इस तरीके से। तो जो हमारा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है और जो यूरेशिया महाद्वीप है, नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया, साथ ही साथ यहाँ हमको इसका बाद में हिस्सा टुकड़ा देखने मिल जाता है ग्रीनलैंड का, है ना? ग्रीनलैंड भी देखने मिल जाता है ना? इसमें भी मैंने लिखा है नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड और यूरेशिया। तो ये जो 3 हिस्से हैं, ये हमारे किसके पार्ट हो जाते हैं? अंगारा लैंड या लॉरेशिया के। ओके? उसके अलावा बाकी जितने भी हिस्से बचे, वो हमारे गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। जैसे कि आप देखेंगे, जो विषुवत रेखा के नीचे थे उस समय, विषुवत रेखा के नीचे उस समय जो थे दक्षिणी गोलार्ध में, एक प्रकार से वो थे गोंडवाना लैंड के हिस्से। अब भले वर्तमान में वो विषुवत रेखा के ऊपर भी हो गए हैं, लेकिन हम उसे मानते किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का, ठीक है? जैसे कि उसमें शामिल थे हमारा साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा आपका जो मेडागास्कर है, जो कि अफ्रीका से ही टूटकर बना हुआ हिस्सा है। तो ये जो सभी हिस्से थे, ये आपके किसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं? आपका गोंडवाना लैंड, ठीक है? और भी जो हिस्से हैं आप देख लीजिए, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, अरब प्रायद्वीप भी। अब आपने देखा ना, अफ्रीका और उस समय इंडिया भी कनेक्टेड था, तो वो था किसका हिस्सा? गोंडवाना लैंड का। तो उसी समय अरब प्रायद्वीप भी, भारतीय प्रायद्वीप जो हिस्सा है वो भी किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। जब हम इंडिया पढ़ेंगे तो हम यही ज़िक्र करेंगे कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा कैसे है। ऑस्ट्रेलिया भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा और अंटार्कटिका भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ तक की होगी कि भई अवलोकन कर लिया, मान्यता विकसित कर ली और उन मान्यताओं के आधार पर कुछ सिद्धांत भी दे दिया कि किस-किस तरीके से घटना घटी होगी,
अब इसका कुछ प्रमाण भी दे दीजिए हमें। तो प्रमाण अब हम देख लेते हैं कि इसके समर्थन में इनने जो सिद्धांत दिया, इसके समर्थन में कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किए। किनने? अल्फ्रेड महोदय जी ने। उनको हम देख लेते हैं और हमारा यहाँ आपका टॉपिक लगभग हो जाएगा समाप्त, है ना? चलिए, तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि भैया देखो, अगर यदि आप साउथ अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को आप ध्यान से देखेंगे, तो आप ये देखेंगे कि जो हमारा साउथ अमेरिका महाद्वीप का ये जो पूर्वी हिस्सा है और अफ्रीका महाद्वीप का पश्चिमी हिस्सा है, एक प्रकार से विपरीत तट जो हैं, इनको जब आप कनेक्ट करोगे, जैसे पजल होता है ना, अपन कनेक्ट करते हैं, तो आप कनेक्ट करोगे तो आप देखोगे कि एक प्रकार से जिंग सा फिट की कंडीशन बनती है। अगर यदि आपके दिमाग में इमेज नहीं बन पा रही तो मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ इस तरीके से। देखिए, ये जो हिस्सा बना हुआ है, एक प्रकार से कहीं न कहीं आपको ऐसी दिखेगी कि ये कहीं न कहीं कनेक्ट रहे होंगे। दिख रही है ना? साउथ अमेरिका और अफ्रीका को, ये। इसे ही क्या कहा जाता है? जिंग साफिट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिंग साफिट किन 2 महाद्वीपों के बीच में देखा जाता है? तो साउथ अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। पहला तो आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत ईज़िली, ठीक है? दूसरा इसी से संबंधित था, इन्हीं महाद्वीपों को लेकर उन्होंने बताया कि पहला तो चलो कनेक्शन आप बता दे रहे हो कि कनेक्शन रहा होगा। उसके बाद में आप देखेंगे कि इन्हीं दोनों महाद्वीपों में, देखिए मैं 1 मिनट ये बना भी देता हूँ थोड़ा-सा क्लियर। जब इन दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश की गई, उसी क्रम में और भी चीज़ें आई कि जब इन दोनों तटों के विपरीत तटों में देखा जाता है, तो ये पाया गया, इन विपरीत तटों में पाया गया कि ये जो मीसोसोर्स जीव हैं, मीसोसोर्स बड़े-बड़े जो जीव थे, है ना? जो जीव थे, उनके अवशेष, साथ ही साथ जो फर्न है ना? फर्न फर्न हो गया, मीसोसोर्स हो गया, मीसोसोर्स और फर्न, ये साथ ही साथ जो एक सेकेंड, इसी के साथ में ग्लासोप्टेरिस, ग्लासोप्टेरिस वनस्पति हैं, वनस्पतियां, इन सभी जीवाश्मों के जो प्रमाण है ना, वो यहाँ देखने मिल जाते हैं। अब ये जो ग्लासोप्टेरिस वनस्पति है ना, वो इस तरीके से है, देखो ग्लासोप्टेरस, ये जो वनस्पति है ना, ये आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। तो इनके अवशेष इन दोनों विपरीत विपरीत तटों पर मिल रहे हैं, आप समझिए, यहाँ पर और यहाँ पर। अब वर्तमान में आप इनकी अवस्थिति देखेंगे तो बहुत दूरी पर है, इनके बीच में अच्छा खासा महासागर देखने मिल जाता है आपको, है ना? और ये जो मीसोसोर्स जीव हैं, ये आपको लगता है कि ये तैर कर वहां पहुंचे होंगे? सोचिए, अगर यदि दोनों ये कनेक्ट नहीं रहे होंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये यहाँ से इस महासागर को तैर कर यहाँ पहुँच गए होंगे? तो सोचने में तो बहुत अटपटा लगता है कि नहीं, ऐसा तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ कम है कि ये जानवर तैर कर वहाँ पहुँच गए होंगे, इसलिए दोनों के अवशेष मिल रहे होंगे। चलो मान लिए तैर कर पहुँच गए, वनस्पतियाँ कैसे पहुँच गई वहाँ? वो भी उड़कर वहाँ लग गईं? नहीं ना, तो कहीं न कहीं इनकी बात पर हम समर्थन कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट भी एक हमें वैलिड लग रहा, चलिए ठीक है। उसके बाद देखेंगे, जो मैंने अवलोकन में इनने पाया था, तो उसको इनने प्राप्त भी किया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया में समान युगीन कोयले के निक्षेप देखने मिल रहे हैं। कहाँ-कहाँ पर? भारत और ऑस्ट्रेलिया में समान युगीन कोयले के जो निक्षेप हैं, वो हमें देखने मिल जाते हैं। अब आप देखिए, फिर से वही देखिए, ये वाला डायग्राम देखिएगा, हाँ? इसमें यहाँ इंडिया है जो, देखिए, ये इंडिया है हमारा और ये इसी के बगल में ये इस वाले हिस्से से सटा हुआ ऑस्ट्रेलिया लगा हुआ है ना? देख पा रहे हैं आप? ये इंडिया से हिस्सा सटा हुआ है। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो कोयले के अवशेष हैं, वही कोयले के अवशेष ऑस्ट्रेलिया में मिल रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये फिर से कनेक्टेड रहे होंगे। इसलिए तो हमको जो अवशेष हैं वो देखने मिल जा रहे हैं, है ना?
तो भारत और ऑस्ट्रेलिया में समान युगीन, एक समान युग के कोयले के अवशेष या निक्षेप हमें देखने मिल जाते हैं। इसी के साथ हमें टीलाइट, टीलाइट जो क्या होती है, एक प्रकार से हिमानी निक्षेप से जिनका निर्माण होता है, जिन संरचनाओं का निर्माण होता है हिमानी निक्षेप से, हिमानी निक्षेप से निर्मित संरचना क्या कहलाती है, टिलाइट, है ना। तो ये गोंडवाना श्रेणी के तलछट, गोंडवाना श्रेणी के तलछट ना सिर्फ भारत में बल्कि दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थल खंडों से मिलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थल खंडों से मिलते हैं, अफ्रीका से, मेडागास्कर से, फॉकलैंड से, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और साथ ही साथ निकटवर्ती क्षेत्रों से। इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर जो हिमानी निक्षेप थे, जो हमें गोंडवाना श्रेणी के तलछटों में देखने मिलते हैं, वो अन्य 6 क्षेत्रों में भी देखने मिल जाते हैं, जो कि कहाँ पर है, दक्षिणी गोलार्ध में है। अब आप समझ पा रहे हैं। देखिए फिर से वही चीज, यहाँ पर इस वाले रीजन पे, इस गोंडवाना रीजन पर जो जलवायु रही होगी, है ना, उस जलवायु से हमारा भारत भी प्रभावित रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया भी प्रभावित रही होगी, अंटार्कटिका, अफ्रीका, ये सभी प्रभावित रहे होंगे उस जलवायु से। तभी तो जो निक्षेप हमको इस वाले रीजन पर आज हमें यहाँ देखने मिल रहे हैं, है ना, तो वो ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, अंटार्कटिका में भी हैं, अफ्रीका में भी हैं और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में हमें दिखाने मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर से साक्ष्य का समर्थन हो रहा है कि हो सकता है ये सभी एक साथ कनेक्टेड रहे होंगे, ठीक है ना, और इनका विस्थापन हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो प्लेसर निक्षेप है, अब ये क्या होता है भैया, ये होता है कि जो सोने, जो सोना होता है ना, सोना, गोल्ड, गोल्ड जहां पर इकट्ठा होता है, जैसे कि आप जलोढ़ के निक्षेप बोलोगे, है ना, मतलब जहाँ पे जलोढ़ मृदा इकट्ठी हो रही है, उसी प्रकार से जो प्लेसर निक्षेप है, ये कहीं ना कहीं गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। गोल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो जो गोल्ड के निक्षेप हैं, जैसे कि आपको कहाँ देखने मिल जाएंगे, घाना, स्क्रीन में लिख रहा हूं मैं, ये घाना, ये जो घाना का रीजन है अफ्रीका का, वहां पर आपको जो निक्षेप देखने मिलेंगे सेम वही, फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं घाना होगा, है ना, मान लिया हमने यहाँ पर घाना है, यहाँ पर जो प्लेसर के निक्षेप में देखने मिल रहे हैं वही उसकी शाखाएं हमको इस ब्राजील के तट पर भी देखने मिलती हैं, कहाँ पर, साउथ अमेरिका में। तो ये भी एक प्रकार से हमें समझने में मदद करता है कि ये कभी ना कभी एक साथ रहे होंगे। तो हमारी इतनी चीजें तो हो गई, साथ में अब जो वर्तमान में जो रेडियो मैट्रिक डेटिंग विधि आ गई है, जिससे चट्टानों की आयु का पता लगाया जा सकता है, उसकी मदद से भी हम जान सकते हैं कि किस जगह की चट्टान किस समय बनी है। अगर यदि मैं आपसे कहूं, जैसे मैं जबलपुर से बिलोंग करता हूं, तो जबलपुर में किसी संरचना का निर्माण है और मैं बोलूं कि ये जो संरचना है सन 2020 में बनी थी, ठीक है, और सेम वही संरचना उसी प्रकार की मुझे कहीं और भी दिखाई दे जाए, तो बोलूंगा कि यार इसी मटेरियल का यूज करके जब 2020 में संरचना बनी थी और 2020 में ये मटेरियल आया था, इसके पहले भी नहीं आया, उसके बाद भी नहीं आया, और ये सेम मटेरियल वहां मुझे देखने मिल रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं से कनेक्ट करूंगा ना कि किस तरीके से, या तो हो सकता है ये मटेरियल यहाँ से वहां गया हो, है ना, या ये हिस्सा इससे जुड़ा रहा होगा और बाद में वहां पर जाकर मुझे देखने मिल रहा है जो डिस्टेंस में है। तो उसी प्रकार से ये जो रेडियो मैट्रिक डेटिंग विधि है वो हेल्प करती है चट्टानों की आयु से समझने में कि कभी ना कभी ये साथ में रहे हैं या अलग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो मुझे चट्टानें प्राप्त हुई, उनकी जो आयु मुझे मिली, इनकी जो आयु, फॉर एग्जाम्पल इनकी आयु मुझे मिली 2 करोड़ वर्ष की, है ना, यहाँ की आयु का जो निर्माण है 2 करोड़ वर्ष पूर्व पहले हुआ, और सेम यही चट्टानें मुझे यहाँ पर भी मिल गई, इनकी भी 2 करोड़ वर्ष पूर्व। तो मैं कनेक्ट तो करूंगा ना कि भाई यहाँ की और यहाँ की जो चट्टानें हो सकता सेम हो, और चूंकि इनकी जो मटेरियल है वो भी सेम है ना, तो बिल्कुल कनेक्ट करूंगा कि ये कभी ना कभी सेम रहे, एक साथ रहे होंगे, और कुछ ऐसी घटना घटी होगी कि ये अलग हो गए, है समझ में। चलिए, तो आपने इसके समर्थन के साक्ष्य भी देख लिए कि किस तरीके से कौन कौन से ऐसे साक्ष्य थे जो अल्फ्रेड वेगनर जी के
जो सिद्धांत था उसको सहयोग कर रहे थे। परंतु आप इसमें कुछ आलोचना भी देखेंगे। अब उन आलोचनाओं को बहुत ध्यान से समझना। देखिए, मैं आपको आलोचना बता रहा हूँ। आलोचना में जो पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि अगर यदि मैं जिंक सॉफ्टवेयर देख रहा हूँ, जैसे अपन ने जिंक सॉफ्टवेयर देखा था ना, अगर यदि मैं जिंक सॉफ्टवेयर को देखूं तो जो हमारा रीजन पड़ता है कहाँ पर, जो गिनी का तट है। देखिए मेरी बात समझिए, अब इतना बड़ा सिद्धांत है ना, जिसने इतनी बड़ी हमको चीजें समझाने के लिए मदद की, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और भी दूसरे वैज्ञानिक होते हैं जो उसमें आलोचना करते हैं। कहीं पर भी हो, सभी जगह हमें चीजें देखने मिलती हैं, अपने जीवन में भी देखने मिलती हैं। तो उनका कहना था, जो आलोचक थे उनका कहना था कि अगर यदि मैं जिंक सल्फेट देखूंगा तो ये पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं होती। मतलब उनका कहना था कि ये जिस तरीके से संरचना आप बता रहे हैं इस तरीके से पूरी तरीके से नहीं होती है। कहीं ना कहीं ये गिनी का तट जो हो गया है ना, ये एक प्रकार से उसमें फिट नहीं बैठता है। पहली आलोचना हो गई कि गिनी का तट पूरी तरीके से पूरी तरह से जिंक सा फिट में नहीं आता, है ना, नहीं आता। पहली आलोचना हो गई उनकी। दूसरी आलोचना उन्होंने ये की कि ये जो विस्थापन बता रहे हैं ना, पश्चिम तथा विषुवत रेखा की ओर जो विस्थापन है, पश्चिम दिशा की ओर, उन्होंने कहा ना कि जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पश्चिम की ओर गतिशील है और विषुवत रेखा की ओर गतिशील है। तो आलोचकों ने कहा भैया, आप कह रहे हो कि पश्चिम की ओर और विषुवत रेखा की ओर गतिशील हैं जो महाद्वीप, अगर यदि इस तरीके से होता तो सभी महाद्वीप पश्चिम की ओर गतिशील हो गए होते ना, लेकिन हमें वर्तमान में ऐसा देखने तो नहीं मिलता है। कई जो महाद्वीप हैं वो पूर्व दिशा की ओर भी जा रहे हैं, कुछ दक्षिण दिशा की ओर भी जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आपका ये जो पश्चिम की ओर गमन, पश्चिम की ओर जो गतिशील होना है, प्लस विषुवत रेखा, विषुवत रेखा की ओर गतिशील को गतिशीलता को क्या किया, आंशिक रूप से अस्वीकार किया गया। क्योंकि उनका कहना था अगर यदि पश्चिम की ओर गतिशील हो रहा है महाद्वीप और पृथ्वी के घूर्णन के चलते या ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते, तो पूरी तरीके से पश्चिम की ओर सभी महाद्वीपों को चला जाना चाहिए था, है ना, तो वो नहीं है। इसके साथ ही जो तीसरा आलोचना का पॉइंट है भैया, उनका कहना था ज्वारीय बल को माना उन्होंने। इस सिद्धांत की आलोचना है, ज्वारीय बल के चलते पेंजिया का विखंडन हुआ। अगर यदि ज्वारीय बल के चलते पेंजिया का विखंडन हुआ तो चंद्रमा और सूर्य चंद्रमा और सूर्य का ज्वारीय बल इतना ज्यादा प्रबल है क्या कि ये महाद्वीपों को विखंडित कर सके। इस पर भी एक प्रकार का क्वेश्चन मार्क उठ गया, है ना, कि चंद्रमा और सूर्य का जो ज्वारीय बल लगता है जिससे ज्वार भाटा आते हैं, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं होता है कि उससे एक इतने बड़े भूभाग का विखंडन किया जा सके। आए समझ में। और अगर यदि, समझना, आलोचकों ने यह भी कहा अगर यदि इतना ज्यादा इनका ज्वारीय बल लगता ना, तो जो पृथ्वी घूर्णन कर रही है, पृथ्वी का घूर्णन ही बंद हो जाता, पृथ्वी का घूर्णन ही बंद हो जाता। अगर यदि इतना ज्यादा ज्वारीय बल लगता कि विखंडन हो जाए, तो पूरी तरीके से पृथ्वी का घूर्णन ही बंद हो जाता। तो ये तो कुछ पॉइंट्स थे आलोचना के। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे कि गिनी का तट पूरी तरीके से जिंक सॉफ्टवेयर में नहीं आता है। साथ ही साथ जो पश्चिम की ओर गतिशीलता और विषुवत रेखा की ओर गतिशीलता को अगर यदि माना जाता है, तो इस तरीके से सभी महाद्वीप पश्चिम की ओर गतिशील हो जाते हैं, परंतु ऐसा देखने नहीं मिलता है। और ज्वारीय बल अगर इतना ही ज्यादा प्रबल होता तो जो पृथ्वी का घूर्णन है वो ही बंद हो जाता। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे और महत्व तो आप समझ ही रहे हैं। ये जो वैगनर साहब का ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है ना, इसने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। इसके लिए महत्व में अगर यदि मैं आपको बताऊं
तो इसने महत्व अब मैं अपना योगदान दिया है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को बहुत ही ज़्यादा बल प्रदान किया है। अगर कहीं न कहीं पे देखिए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी जो है वो एक थ्योरी तो है नहीं, अपन ने पढ़ा था। उसमें भी बहुत सारी थ्योरीज़ कनेक्ट हुई हैं, तब जाके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बनी है ना? आर्थर होम्स का संवहन मैग्मा का सिद्धांत जो दिया था उनने, वो भी कनेक्ट होती है। आपका सागर नितल प्रसरण सिद्धांत जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो भी आपको उसमें कनेक्ट करना पड़ता है, तब जाके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बनता है। तो ये इतना बड़ा जो सिद्धांत है, इसमें कहीं न कहीं आलोचना के हमें बिंदु ज़रूर देखने मिलते हैं, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जैसे सिद्धांत को इनने बल प्रदान किया। साथ ही साथ ये सत्य है कि जो हिस्सा हम देखेंगे कौन सा वाला ऊपर की ओर गमन हो रहा है ना, हमारे इंडिया का भी। अब ये देखते हैं, आपने अगर ये सुना हो कि जो हिमालय पर्वत है, इसकी ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है धीरे धीरे। तो ये कैसे संभव है? जब ये कहीं ना कहीं इस तरीके से ऊपर की ओर गमन कर रहा होगा, तब तो संभव हो पा रहा होगा, है ना? इसी के साथ आप देखेंगे कि जो डिस्टेंस है, आप एक और एग्जांपल लीजिए महत्व में ही, इंग्लैंड, है ना? इंग्लैंड और ग्रीनलैंड, इस यहाँ लिख देता हूँ मैं ग्रीनलैंड। इंग्लैंड और ग्रीनलैंड में अगर यदि मैं आपको पॉइंट बताऊं कि लगभग 1907 में मापी गई दूरियों से स्पष्ट हुआ, इन दोनों के मध्य में 1907 में जो दूरी मापी, उससे स्पष्ट होता है कि 1873 की अपेक्षा 1907 में इनके मध्य कितनी, लगभग अप्रोक्सीमेटली 35 गज की दूरी क्या हो गई है, बढ़ गई है। मतलब कहीं ना कहीं उनका जो थोड़ा बहुत पॉइंट है कि पश्चिम की ओर गमन, वो हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको एक क्लास, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरीके से आपकी पढ़ाई निरंतर चलती रहे। और हमें सिलेक्शन लेना है। ये जो चैनल है, ये केवल और केवल उनके लिए है कि जो चाहते हैं कि मुझे सिलेक्ट होना है ना? बिना किसी भी फालतू बात के हमें यहाँ केवल पढ़ाई पर फोकस करना है। चलिए मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में, जो हमारा रहेगा सागर नितल प्रसरण सिद्धांत। और उसके बाद हमें स्टार्ट करना है हमें अपनी कौन सी, क्लाइमेटोलॉजी की क्लास। तो बने रहिए इस चैनल के साथ में। और मैं सोच रहा हूँ कि पॉलिटी भी स्टार्ट कर दूं। तो अगर यदि आप कमेंट करते हैं, तो मैं जल्द ही पॉलिटी भी स्टार्ट कर देता हूँ। तो आपकी ज्योग्राफी के साथ में पॉलिटी की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों साथ में चलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।